नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप सबको पता ही है कि हम हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं का मूल पुस्तक का वाचन कर रहे हैं, जिसमें यह हमारा 9वां भाग है। इससे पहले हम लोगों ने 8 भाग अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप इसको एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके देखें। और हाँ, इसके साथ साथ यूजीसी नेट में लगी सभी 21 की 21 कहानियाँ हमने पढ़ा दी हैं। निबंध भी हमने काफ़ी हद तक पढ़ा दिए हैं और कई सारे हमने उपन्यासों की भी समीक्षा इसमें की हुई है। और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो इस चैनल पे एक बार जाके विज़िट ज़रूर करें और अपने नेट की तैयारी को नई धार दें। तो चलिए, देर न करते हुए हम लोग अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि इसी प्रकार उच्च वर्गों के विवाह आज की कई ऐसी रस्में हैं जिनमें निम्न वर्ग के लोगों का सहयोग अनिवार्य है। अब आगे देखिए। तुलसा महंगिनिया से हिल गई। प्रताप नारायण राधा की गोद से न उतरते। दादी को घर गृहस्थी के काम धंधों में बड़ी सुविधा सहायता मिलने लगी। बाबा जेल के इंतजाम काम में लगे रहते। 6 महीने हंसते बोलते बीत गए। निश्चय हुआ प्रताप नारायण की पहली सालगिरह पुरखों की ड्योढ़ी पर मनाई जाए। सब लोग इलाहाबाद आए और कुछ दिन वहाँ रहकर बाबा अपने परिवार को लेकर ललितपुर लौट गए। तो देखिए बाबा, ये लोग कहाँ रहते थे पहले? प्रताप नारायण लोग ललितपुर में रहते थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि वो लोग कहाँ रहा करते थे और कहाँ से आकर फिर से इलाहाबाद में रहने लगे। ठीक है, 3 साल, कितने साल? 3 साल बाद वे प्रताप नारायण का बाल उतरवाने के लिए फिर इलाहाबाद आए और वहाँ से विंध्याचल गए। कहाँ पर प्रताप नारायण जी का बाल मतलब मुंडन हुआ था? तो विंध्याचल में। हमारे परिवार में प्रथा थी कि लड़कों का बाल विंध्याचल की हमारे परिवार में प्रथा थी कि लड़कों का पहला बाल विंध्याचल की देवी के समक्ष उतरवाया जाता था। एक बकरे की बलि दी जाती थी। क्या? एक बकरे की बलि दी जाती थी। देखिए, खानदान में वैष्णवी प्रभाव बढ़े तो बकरे का स्थान नारियल ने, किसने ले लिया बकरे का स्थान? तो नारियल ने ले लिया। ठीक है, मुझे याद है मेरा बाल भी शायद 5-6 वर्ष, इनको लेखक का बाल कितने वर्ष में उतरा था? तो 5-6 वर्ष में। ठीक है, 5-6, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 5 और 6 वर्ष में कहाँ उतरा था? तो विंध्याचल में ही उतरा था। ठीक है, अवस्था में विंध्याचल में उतरवाया गया था। तब तक बलि नारियल की दी जाने लगी थी, पर मैंने बकरे की बलि पहली बार वहीं देखी थी और मेरा बच्चे का नन्हा दिल उससे बहुत घबराया था। मतलब ये छोटे से थे तो वो बकरी का बलि दिया गया होगा तो ये घबरा गए होंगे। छोटा बच्चा कोई भी अगर किसी बलि वली को देखता है तो वो परेशान हो जाता है ना। वही चीज़ें बच्चन जी कह रहे हैं। हमारे परिवार में अंतिम बार यह रस्म मेरे छोटे भाई के एकमात्र पुत्र, इनके छोटे भाई के पुत्र का क्या नाम था? प्रभात। ठीक है दोस्तों, के लिए अदा की गई। छोटे भाई कलकत्ते से विंध्याचल आए थे। कहाँ से आए थे? तो ये मेन पॉइंट आप लिखते जाइए कि कहाँ कहाँ का जिक्र इस आत्मकथा में किया गया है। ठीक है, विंध्याचल आए थे। उन दिनों वे वहाँ इलाहाबाद बैंक की शाखा में काम करते थे। तो कहाँ काम करते थे? इलाहाबाद की बैंक की शाखा में। ठीक है, इलाहाबाद आदि नगरों से और संबंधी बुलाए गए थे। मैं नहीं गया था। पुराने लीकों को पीटने में मेरा विश्वास न रह गया था। फिजूल खर्ची यह ऊपर से लगती थी। मेरे लड़कों के पहले बाल उतरवाने की कोई विशेषता नहीं दी गई। बाल उतरवाने को कोई विशेषता नहीं दी गई। मेरी पत्नी कट्टर सिख, अच्छा तेजी जो थी, तेजी बच्चन, वो सिख परिवार से थी, जिनके यहाँ बाल उतारे ही नहीं जाते। मेरे परिवार में उतारे जाते थे, पर बड़े विधान के साथ। हम दोनों ही रूढ़ी मुक्त हो चुके थे। नाई को बुलाकर बाल कटा दिए गए। सौभाग्य से किसी का बाल बांका नहीं हुआ, मतलब किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी बार बाबा शायद 2-3 साल बाद कुंभ या अधकुंभी के अवसर पर सपरिवार प्रयाग आए। उस यात्रा की विशेष घटना यह थी कि माघ मेले में छोटे प्रताप नारायण खो गए। कौन खो गया? प्रताप नारायण, छोटे प्रताप नारायण खो गए। ठीक है, उन दिनों ऐसा प्रसिद्ध था कि साधु लोग छोटे बच्चे को ले जाते हैं और शीला मूंढ लेते हैं। जब दिन भर बच्चे का पता न लगा तो शाम को मोहल्ले के बड़े बूढ़ों ने बैठकर सलाह की, सुबह से साधुओं का भेष बनाकर अखाड़े अखाड़े घूमा जाए और पता लगाया जाए। रातों रात आंचले रंगे गए। आंचले मतलब कपड़े, है ना। मुँह अंधेरे ही साधु सन्यासियों का बाना धारण कर लोग बालक प्रताप नारायण को ढूंढने निकल पड़े। दिन भर की खोज का कोई परिणाम न निकला। तीसरे दिन वे एक थाने पर मिले।
पुलिस के कब्जे में वे पहले दिन ही आ गए थे, पर पता वे ललितपुर का बताते थे। अच्छा, वो बच्चा ललितपुर में रहता था, इसलिए वो ललितपुर का पता बताते थे प्रताप नारायण जी। उन 2 दिनों में मेरे बाबा और दादी पर क्या बीती होगी, इसका अनुमान मैं खूब अच्छी तरह कर सकता हूँ। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ सिंध जा रहा था। तो कहाँ जा रहे थे ये? सिंध जा रहे थे। ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें दोस्तों, क्योंकि आजकल एनटीए का कुछ भरोसा नहीं है, कहाँ से क्या प्रश्न बना दे। ठीक है, तो ये सिंध जा रहे थे अपने ससुर के यहाँ। ठीक है, जो कहाँ रहते थे? मीरपुर खास में रहते थे। अमित 2.5 साल का होगा, है ना, 2.5-3 साल का। कौन था? अमित। अमिताभ बच्चन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, लाहौर के स्टेशन पर अमित की उंगली मेरे हाथ में दे तेजी टिकट लेने चली गई, और भीड़ में न जाने कब अमित ने उंगली छुड़ा ली। मेरा ध्यान माँ के पीछे न चला गया हो। टिकट की खिड़की के पास जाकर पूछा तो तेजी भी घबरा गई। हम दोनों उसी जगह पर आए जहाँ मैं खड़ा था, पर बच्चे का कहीं पता नहीं। लंबे लंबे प्लेटफार्मों पर पागलों की तरह चारों ओर देखते, आवाज़ देते हम फिरे। उस 15-20 मिनट से, देखिए 15-20 मिनट तक बच्चा उनका नहीं मिला था। समय भी ध्यान रखिएगा, लंबा समय मैंने अपने जीवन में कभी नहीं जाना। हजरत सीढ़ियाँ चढ़कर पुल पर से गाड़ियों का आना जाना देख रहे थे। किसी ने बताया, एक बच्चा वो खड़ा है, वो तो नहीं है? जान में जान आई। ऐसे ही बाबा दूसरे तीसरे साल प्रयाग आते और कुछ दिन रहकर ललितपुर लौट जाते। प्रायः यात्रा बैलगाड़ी और सिकरम से की जाती। सिकरम के दिलचस्प सफ़र थे याद पिताजी को बहुतेरे। सफ़र की दिलचस्प बातों में एक बात यह थी कि अगर ऊँट को घी पिला दिया जाए तो वह रात भर सिकरम खींचता जाता नहीं, रात होते ही वह रुक जाता और सुबह के पहले पाँव न उठाता। सिकरम वालों का व्यंग नई नई चली रेलों पर शुरू हो गया था। बाबूजी, यह कोई लोहे की गाड़ी नहीं है जो कोयला पानी पर चलेगी, इसे तो घी चाहिए, घी। बाबा के ललितपुर के जीवन के विषय में मैंने बहुत कम सुना। राधा उनके पास केवल 6 महीने रही थी। मेरी दादी पर्दे में रहती थी। उन दिनों की प्रथा के अनुसार तुलसा की भी गतिविधि की सीमा जल्द ही घर की देहरी हो गई होगी। प्रताप नारायण की खेलने खाने की उम्र थी। वे जिले के स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ उन दिनों वर्नाक्यूलर मिडिल तक की पढ़ाई होती थी। माध्यम हिंदी या उर्दू होता था। बुंदेलखंड में हिंदी की ओर झुकाव अधिक था। प्रताप नारायण हिंदी से मिडिल करने की तैयारी कर रहे थे। घर पर अपने पिता से उर्दू फारसी भी पढ़ते थे, लेकिन उनके दिमाग पर ललितपुर के जीवन में पढ़ने लिखने की स्मृतियाँ उतनी सजग और स्पष्ट नहीं थी जितनी खेलने कूदने की स्मृतियाँ। तुलसा की पढ़ाई का सवाल ही न उठता होगा। वे अपनी माँ के घर गृहस्थी के काम, खाना पकाना, सीना पिरोना आदि सीखती होंगी। अपने बाबा के स्वभाव, संस्कार, सीमाओं को जहाँ तक मैंने समझा है, उनमें उनको जेल के हाकिम का काम अपनी रुचि के बहुत अनुकूल न जान पड़ा होगा। फिर भी उन्होंने उसे एक लंबे अरसे तक निभाया। कर्तव्य को भावना से अलग रखकर करते जाने की उनमें क्षमता थी। कुछ विवशता भी रही होगी। जीविकोपार्जन के लिए कुछ तो करना ही था। तुलसा की शादी करनी थी। अच्छा, तुलसा की शादी करनी थी। प्रताप नारायण को शिक्षित करना था। उन्हें कोई खर्चीले व्यसन न थे। किफायत से रहते हुए उन 2 कामों के लिए उन्होंने अवश्य ही कुछ धन जोड़ा होगा, और मेरी व्यवहार कुशल दादी से इस संबंध में पर्याप्त सहयोग मिला होगा। दादी और तुलसा के बदन पर अगर गहने चढ़ गए थे तो भी इस ध्येय से कि उनके रूप में कुछ धन सुरक्षित और गाढ़े समय में काम आ सकेगा। मुझे नहीं मालूम कि उन दिनों सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त करने की उम्र क्या थी। शायद उन्होंने उम्मीद लगाई कि आज की तरह 50 या 55 साल, मतलब 55 साल के पहले लोग रिटायर हो जाते थे। अभी प्रेजेंट टाइम में तो 65 हो गया है ना दोस्तों। 55 साल रही होगी। मेरे बाबा 50 से कुछ ऊपर ही हुए थे कि एक दिन उन्होंने मेरी दादी से कहा कि मेरा 14 वर्ष का वनवास समाप्त हो गया। अब मैं इलाहाबाद लौटकर आराम करना चाहता हूँ। ललितपुर में अच्छे स्कूल न थे। प्रताप नारायण को अंग्रेजी शिक्षा देने की आवश्यकता का भी अनुभव उन्होंने किया होगा। तुलसा के लिए संबंध खोजने के लिए भी भाई बिरादरी के बीच रहना जरूरी लगा होगा।
और कहीं अचेतन में इलाहाबाद के मिट्टी पानी ने भी उन्हें खींचा होगा। गंगा और जमुना की सम्मिलित सबल निर्बल धारा, उनके श्यामल धवल हिलोरों ने, उनके सीतासित छाया प्रकाश ने, और यहीं के मिट्टी पानी से विरचित है मेरी काया। अरे पूर्वजों, किस तप बल से था तुमने वह पुण्य कमाया। ऊंचा से ऊंचा भी अंतिम बार यहाँ रजकड़ बन आता। भारत की धरती के ऊपर चल आई यह रीति सगर से। अब देखिए, इसका मतलब यह है कि चाहे ऊंचे लोग हों चाहे नीचे, सभी लोगों को गंगा में जाके मिलना होता था। क्या 50 वर्ष की अवस्था में उनके पिता की मृत्यु इससे कम अवस्था में हो गई थी? उनके मन में इस प्रकार का विचार स्वाभाविक ही न आया होगा कि रजकण बनकर वहाँ जाने से क्या यह अच्छा नहीं है कि वहीं जाकर रजकण बने। ललितपुर से लौटने के बाद वे 6-7 वर्ष जिए। ललितपुर से लौटने के बाद उनके पिताजी केवल 6-7 वर्ष ही जिए, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही मेरा ऐसा ध्यान भी है कि इस 14 वर्ष के वनवास के पूर्व लगभग इतने ही वर्षों के मधुवन विलास की याद ने भी उन्हें कम नहीं खींचा होगा। फारसी शायरी का मधुवन कमनीय कल्पनाओं से चित्रित, हैरत अंगेज रंगों से अनुरंजित, अलस तंद्रिल स्वप्निल ध्वनियों से अनुगूंजित, मधुर माधवी रस गंध से सिक्त सुवासित, आहमज्जित, वहाँ कुछ पता नहीं कि गुल और बुलबुल की दास्तान किस वक्त प्रेमी प्रेमिका के आख्यान में बदल जाए, किस वक्त प्रेमी प्रेमिका की कहानी आत्मा परमात्मा के बीच प्रणय निवेदन का रूप ले ले। वहाँ मदरा की जो धारा बहती है, देखते ही देखते कतरे में सिमट जाती है, कतरा दरिया हो जाता है, दरिया समुंदर और समुंदर फिर कतरे में समा जाता है। वहाँ बात की बात में साकी की नाजो अदा परमात्मा कृपा में परिवर्तित हो जाती और खुदाबंद ताला का जलवए तूर साकी की नूरानी नूर घिसी निगाहों में आबदार मोती बनकर दुलकने लगता है। वासना और आध्यात्म की इस राग विराग भरी गलवाही में मानव की बावनी पर बावरी भावनाएं जमीन के छोर छूती हैं, आसमान की ओर सहलाती हैं। फ़कीर शहंशाह के अंदाज में बोलता है, साकी बनूर बादा सर अफरोज़ जामे माह मुतरिब बुगो की कारे जहाँ सुद बकामे माह। ऐ साकी, तू अपनी शराब की रोशनी से मेरे मटमैले प्याले को जगमगा दे, और ओ गायक, तू गा गा कर ऐलान कर दे कि दुनिया के सारे काम मेरी मर्जी के मुताबिक हो गए। और समरकंद और बुखारा का बादशाह सिराज की गलियों में फिरने वाले तुर्क यानी मासूक पर निछावर हो जाता है। अगर आ तुर्के सिराजे बदस्तारद दिले मारा बखाले हिंदुअस बख्शम समरकंदो बुखारा। अगर वह सिराज का मासूक मेरे दिल को अपने हाथ में ले ले, यानी मेरा प्रेम स्वीकार कर ले, तो उसके गाल पर जो काला तिल है उस पर मैं समरकंद और बुखारा की दौलत लुटा दूँ। जिसकी आँखों में ये चित्र बसे थे, जिनके कानों में ये ध्वनियाँ समाई थी, जिनके दिलो दिमाग भावना और विचार के इन सैलाबों में भीगे डूबे थे, वह 14 वर्ष जेल की काली ऊंची दीवारों और को पलकों से नापता रहा, चोर डाकू बदमाशों के अपराधों की सूचियाँ बनाता रहा, ताले जंगले लालटेन की कर्कश पुकारों से कान पकवाता रहा। फारस के गुलशन की बुलबुलों ने इस पर कितना सिर धुरा होगा। बाबा ने जब ललितपुर छोड़ने का विचार अपने मिलने जुलने वालों पर व्यक्त किया होगा, तो निश्चय ही उन्होंने कतिपय विनोद से वह समय सिद्ध कहावत दोहराई होगी, जो झांसी दतिया और ललितपुर के बारे में अब भी देखिए कहाँ कहाँ का इन्होंने जिक्र किया है। झांसी दतिया और ललितपुर है ना, इलाकों में अक्सर कहीं सुनी जाती है। कौन सी? देखिए, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर मत छोड़िए जब तक मिले उधार। ये इनकी कहावत है और ये इम्पॉर्टेंट है। अगर इतना ही दे देगा कि कौन सी रचना से है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलूँ क्या याद करूँ से यह लिया गया है। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि कहावतें आलल टप्पू नहीं चल पड़ते, उनके पीछे कोई लंबा सामूहिक अनुभव रहता है, जो जाति जीवन में न जाने कितने अवसरों पर कसौटी पर चढ़ता और अपना खरापन सिद्ध करता है। निश्चय ही यह कथन उन लोगों के लिए जो बाहर से इन अवसरों पर आकर बसते हैं। झांसी वालों के लिए ही झांसी गले की फांसी होती तो अब तक उसे मसान हो जाना चाहिए था। दतिया में किसी को दीन दुखिया न रह जाना चाहिए था और सभी क्षेत्रों के उधार खाकर बैठने वाले को ललितपुर में जाकर डेरा डाल देना चाहिए था।
विशेषकर साहित्य क्षेत्र के बेकारों को दतिया जाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। पछतावा यही है कि अपनी गरीबी के दिनों में मैंने यह कहावत नहीं सुनी थी, पर झांसी के बारे में मैंने इस कहावत को अक्षरशः सत्य पाया। छोटी फांसी का अनुभव मुझे ही कई बार हुआ। मेरे छोटे भाई को बड़ी फांसी का, जिन दिनों में अंग्रेजी दैनिक कौन से पायनियर, ये देखिए ये इनके समाचार पत्र का नाम है पायनियर, ठीक है। पहला इलाहाबाद से निकलता था, अब लखनऊ से निकलता है, कि एक गश्ती एजेंट के रूप में काम करता था। उन दिनों मुझे झांसी जाने का भी मौका मिला। मेरी ड्यूटी कई तरह की थी। मुझे पायनियर के लिए कचहरियों से विज्ञापन इकट्ठा करना होता था। कहीं दिलचस्प मुकदमे चल रहे हों तो उनकी रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी और नगर के संभ्रांत लोगों से मिलकर पायनियर के संबंध में उनकी राय जाननी और उसे पत्र के पक्ष में करनी होती थी। 1950, अब देखिए 1950 के नमक सत्याग्रह का भी उन्होंने जिक्र यहाँ पे किया है। नमक सत्याग्रह के आंदोलन के बाद इस एंग्लो इंडियन पत्र की लोकप्रियता घट रही थी और प्रबंधक चिंतित थे। राष्ट्रीयता की लहर चल रही थी और मुझे धारा के विरुद्ध तैरना था। प्रायः सभी जगह लोग पायनियर से कुछ असंतुष्ट थे, पर मैं अपने साथ शिष्टता के व्यवहार की प्रत्याशा करता था। झांसी के संभ्रांत नागरिकों से मुझे जितनी डांट खाने को मिली उतनी कहीं से भी नहीं। एक सज्जन के यहाँ गया तो वे सोकर न उठे थे, दूसरी बार गया तो वे पूजा कर रहे थे, तीसरी बार गया तो वे खाना खाकर सोने जा रहे थे। मुझे देखते ही बरस पड़े। मैं तो कहूँ कि पायनियर के साहबों पर क्या आफत आ गई है कि उनका आदमी हमारी ड्योढ़ी की माटी चाटे जा रहा है। मैं गुनगुनाता हुआ लौट आया। ध्यान मान का अपमानों का छोड़ दिया जब पी हाला। देखिए इन्होंने क्या पंक्ति लिखी है, ध्यान मान का छोड़ दिया है ना, ध्यान मान का अपमानों का छोड़ दिया जब पी हाला, है ना। फिर गाड़ियाँ मेरे प्रायः नहीं छूटती। गाड़ी छूटने के आधा घंटा पहले स्टेशन पर पहुंचने का नियम मैं अब तक निभाता हूं, पर लाइनों के मेल पर अपना क्या बस। झांसी में ही एक से अधिक बार मेरी गाड़ी भी छूटी और मुझे कनेक्शन नहीं मिला और 10-10, 12-12 घंटे मुझे स्टेशन पर झक मारनी पड़ी। आगे का जो कार्यक्रम चौपट हुआ उसकी क्या चर्चा, और वह कहावत कहीं मेरे दिमाग में प्रतिध्वनित हुई है, झांसी गले में फांसी। खैर मेरे साथ तो इसे झांसी का मजाक कह लीजिए, पर मेरे छोटे भाई के लिए झांसी सचमुच गले की फांसी सिद्ध हुई। कलकत्ते से वे झांसी स्थित इलाहाबाद बैंक के एजेंट होकर झांसी क्या गए कि उन पर मुसीबतों का तांता लग गया। यही अब देखिए उनके साथ क्या क्या घटना हुई, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उनकी पत्नी का देहावसान हो गया, उनकी पुत्री मरी, यही उन्होंने फिर से विवाह किया, जो उनके लिए घोर अपमान, आत्म प्रताड़ना और पश्चाताप का कारण बना। यहीं वे भीषण रूप से बीमार पड़े और यहाँ से जब इलाज के लिए लखनऊ गए तो फिर लौटकर न आए। मतलब इलाज के लिए कहाँ गए थे ये, तो लखनऊ गए थे इनके छोटे भाई, और फिर वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, यह सब आप चाहे तो घटनावश कह सकते हैं, पर बाहर वालों के लिए झांसी अक्सर गले की फांसी क्यों होती है इसका मैंने एक रहस्य मालूम कर लिया है। पर झांसी के मेरे अनेक प्रेमियों का दिल न दुखे इसलिए उसे प्रकट नहीं करना चाहता। शायद झांसी वालों की ही कुछ सीमाएं हों, शायद मेरा कयास भर हो। ललितपुर में मुझे वहाँ के लोगों ने बताया उधार अब भी खूब चलता है। इसके लिए कुछ आर्थिक कारण हैं। उधार लोग किस हालत में लेते हैं। अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है, बेचने वाले के पास माल ज़्यादा है, खरीदार के पास दाम कम। पर मेरे बाबा को न बेचना था न खरीदना था, उन्हें तो कमाई करनी थी, और एक दिन वे ललितपुर से इलाहाबाद के लिए चल पड़े। बाबा की राय थी कि ज़रूरी सामान को इलाहाबाद तक ले जाया जाए, बाकी चीज़ें पास पड़ोस वालों को बांट दी जाए। पर मेरी दादी थी कि उन्होंने चूल्हा पोतने का पोतना भी नहीं छोड़ा, मतलब सब कुछ उन्होंने रख लिया। अंगड़ खंगड़ मुँह सभी से क्या बांधूं क्या छोड़ूं रे। अब ये देखिए पंक्तियाँ इन्होंने लिखी है, अंगड़ खंगड़ मुँह सभी से क्या बांधूं क्या छोड़ूं रे। इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है पूछ ले कि कहाँ से है, तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। गाड़ी भर सामान ही हो गया। बाबा ने कहा अब 4 प्राणी बैठेंगे कहाँ। दादी बोली हम पैदल जाब, पर आपन सीख न छोड़ब। और सारे सरो सामान के साथ जैसे तैसे यह लंबी यात्रा पूरी कर एक दिन मेरे बाबा दादी अपने
13 वर्ष। अब देखिए जब वो लोग ललितपुर से इलाहाबाद आए तो पुत्र की उम्र 13 वर्ष थी और पुत्री की 15 वर्ष थी। ठीक है, अपने 13 वर्ष के पुत्र और 15 वर्ष की पुत्री के साथ अपने पुरखों की ड्योढ़ी पर उतरे। ठीक है, तो पुत्र कितने वर्ष का? 13 वर्ष का। और पुत्री कितने वर्ष की थी? 15 वर्ष की। ठीक है, राधा अब वृद्ध हो चली थी, महारानी अधेड़ हो गई थी, बुद्धि 16 पार कर चुकी थी, पर षोडशी की आंखों में जो अप्रत्याशित की प्रतीक्षा, अंगों में जो कसाव उभार, मन में जो अकारण उल्लास चाहिए उसका बुद्धि में कहीं पता न था। उनमें जैसे उसका लड़कपन ही गिठुर गिठुर कर रह गया था। 16 की अवस्था में भी वह तुतलाती थी। उनका पालन पोषण गरीबी ने किया था। खेलने कूदने की उम्र में उनसे बड़ों की तरह काम लिया गया था और फिर उन पर 2 विधवाओं की 4 आंखों का कठोर अंकुश हर समय लगा रहता था। तुलसा उम्र में उनसे 1.5 साल छोटी होकर भी देखने में बड़ी मालूम होती थी। वे अपने माता पिता की प्रथम संतान थी, सौभाग्य चिन्ह बनकर आई थी। उनका लालन पालन बड़े मान दुलार से हुआ था। एकमात्र कन्या होने के कारण माता पिता भाई का अविभाज्य स्नेह उन्हें मिला था। मैंने सुना है कि वे बहुत सुंदर थी और प्रताप नारायण अपनी बहन को हद से ज़्यादा प्यार करते थे। प्रताप नारायण ने अच्छी बाढ़ ली। किताबों पर उन्होंने अधिक कमर न झुकाई थी। शहजाद नदी में तैरे थे, पार के पेड़ों पर चढ़े उतरे थे, गुल्ली डंडा कबड्डी खेली थी। अब देखिए किस किस खेल का जिक्र हो रहा है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहाँ तैरे थे? तो शहजाद नदी में, है ना। और गुल्ली डंडा कबड्डी गोलियों पर निशाना लगाया था, है ना। ठीक है, उनकी उंगलियों का यह करतब मैंने स्वयं अपने बचपन में देखा था। हमारे खेल में कभी कभी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए निशाना लगा उनकी गोली उनके पास लौट भी आती थी। 13-14 की उम्र देखिए में ही वे जवान लगते थे। कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ। बड़ों से मैंने सुना है कि मैं अपने छुटपन में अपनी ठीक अवस्था से कुछ छोटा लगता हूँ। कुछ क्या 10 बरस, कभी 20 बरस भी। मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक घटना सुनाऊंगा। इधर अलबत्ता जब से मेरी एड़ी में स्पर निकला है, जिससे चलने में तकलीफ होती है, हार्निया का ऑपरेशन कराना पड़ा है। प्लूरिसी, अब क्या क्या इनको तकलीफ हुई ये भी आप ध्यान रख लीजिए। स्पर निकल आया, फिर हार्निया का ऑपरेशन कराया, प्लूरिसी का आक्रमण हो गया। ठीक है, और अब पेट में अल्सर पाया जाता है। अब क्या इनके पेट में हो गया? अल्सर भी हो गया। ठीक है, तब मैं कुछ अपनी उम्र पर आ गया हूँ। हाँ, तो घटना तो रह ही गई। मैं जब पीएचडी करने के लिए कैम्ब्रिज गया तो मेरी उम्र कितनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों आप लोग लिख लीजिए कि ये पीएचडी करने कहाँ गए थे? कैम्ब्रिज गए थे। कैम्ब्रिज गए थे तो इनकी उम्र 44 वर्ष के ऊपर थी। ठीक है, वहाँ मैं 2 वर्ष से कुछ अधिक रहा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक कायदा है कि वहाँ विद्यार्थियों को कक्षा में भोजन के समय और ऐसे ही कई मौक़ों पर एक काला गाउन पहनना पड़ता है। रात के समय में कहीं भी बाहर जाने पर उन्हें गाउन धारण करना जरूरी होता है। इसकी जांच करने के लिए रात को प्रॉक्टर अपने 2 सहचारियों के साथ निकलता है। ये तेज दौड़ने वाले होते हैं। उनको कैम्ब्रिज के विद्यार्थियों की स्लैग को हिंदी में क्या कहूँ, हमारी तरफ इसे मल्लाही कहेंगे। शिष्टता से सर्वथैव अछूती भाषा बुलडॉग कहते हैं। जो लड़के किसी शरारती इरादे से गाउन न पहनकर टाउन वाले सामान्य नागरिक की स्वतंत्रता लेना चाहते हैं, उन्हें प्रॉक्टर पकड़ता है। वे भागते हैं तो बुलडॉग उन्हें दौड़ाता है और नियम भंग करने के लिए उन पर भारी जुर्माना किया जाता है। यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होता जिनकी उम्र 26 के ऊपर होती है, चाहे वे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ही क्यों न हो। मेरा मतलब है रात को कहीं जाने पर गाउन पहनने का। और मैं कई बार रात को पकड़ा गया, यानी 45-46 का होने पर भी मैं 26 से कम समझा गया। वैसे गाउन पहनना भी मेरे पक्ष में ही होता, जो मेरी सूरत शक्ल से मुझे ज़्यादा उम्र पर समझते। वे भी रात को एक बार मेरी पीठ पर गाउन देखकर मुझे ज़्यादा उम्र का समझते। वे भी रात को एक बार मेरी पीठ पर गाउन देखकर मुझे 26 से कम का नौजवान समझते। इंग्लैंड ऐसे मुक्तशील देश में 9 उम्र लगने के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी, और मैंने इच्छा या अनिच्छा से दोनों ही उठाए हैं। पर अभी इतना ही। अभी तक प्रताप नारायण ने अंग्रेजी का एक अक्षर भी न पढ़ा था। तय किया गया कि 1 वर्ष घर पर ही अंग्रेजी पढ़ाकर उन्हें अंग्रेजी स्कूल में दाखिल किया जाए। पर उस समय तक हमारे पास पड़ोस नाते रिश्तेदारों में कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ा था।
अपने सगे संबंधियों में अंग्रेजी पढ़ने वाले में वे पहले व्यक्ति थे। तो कौन? प्रताप नारायण अपने परिवार में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी थी। ठीक है दोस्तों। उन्होंने अंग्रेजी की प्रारंभिक शिक्षा एक बंगाली महाशय तो किससे ली? बंगाली महाशय से, जिनका नाम दुर्गाचरण या कालीचरण बनर्जी था। ठीक है। हमारे मोहल्ले चक से मिले हुए मोहतसिमगंज में रहते थे। तो कहाँ रहते थे? चक से मिले हुए मोहतसिमगंज नाम था, वहाँ पे वो रहा करते थे कालीचरण बनर्जी। बाद को उन्होंने एक पक्का मकान बनवाया था जिसका नाम काली बाड़ी रखा। अपने बंगले का नाम उन्होंने क्या रखा? काली बाड़ी। मुझे याद है मैंने अपने लड़कपन में काली बाड़ी देखी थी। मकान के बाहर अंग्रेजी और बांग्ला अक्षरों में नाम की संगमरमरी पटियाँ लगी थी। मुझे नहीं याद है कि मोहल्ले के किसी और मकान में को इस तरह नाम देकर विज्ञापित किया गया हो। शायद मास्टर मशाई के लड़के को भी मैंने देखा था। अंग्रेजी का प्रचार सबसे पहले बंगाल में हुआ। जैसे जैसे अंग्रेजी हुकूमत फैली और दफ्तर, स्कूल आदि शुरू हुए, वैसे वैसे अधिकाधिक अंग्रेजी जानने वालों की आवश्यकता हुई। बंगाल का खपत से ऊपर माल देश के विभिन्न नगरों में भेजा जाने लगा। उत्तर भारत के सब प्रमुख नगरों में बंगाली टोले बस गए। एक समय दफ्तर के बाबुओं, मास्टरों, डॉक्टरों और में बंगालियों की प्रधानता थी, है ना। तो कहाँ कहाँ? दफ्तर के बाबू, मास्टर, डॉक्टर, है ना। पर विभिन्न प्रांतों में जाकर भी बंगाली रहते थे। जल में कमलवत एक छोटे से बंगाल बने हुए। बंगालियों में ही उठना बैठना, अलग भाषा अलग भूषा बनाए रहना और राजभाषा अंग्रेजी पर थोड़ा बहुत अधिकार रखने के कारण आत्म महत्व के महाभाव में अपने को बढ़ा चढ़ा समझना। कालीचरण बाबू मुंशी भोलानाथ के लड़के को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए राजी हो गए थे कि उनको फारसी साहित्य से राजी हो गए थे। क्यों राजी हुए थे? क्योंकि उनको फारसी साहित्य से भी अनुराग था और एवज में बाबा से पढ़ पूछ या किसी विषय पर विचार विनिमय कर सकते थे। पढ़ाने की फीस मांगने या देने दोनों में लोगों को संकोच होता था, पर लेन देन के अन्य माध्यमों और उपायों से वे अनजान न थे। कालीचरण किसी दफ्तर में बड़े बाबू होंगे या मास्टर। लगभग 1 साल के बाद प्रताप नारायण का नाम स्थानीय कायस्थ पाठशाला में चौथे दर्जे में लिखा गया। तो कहाँ लिखा गया प्रताप नारायण का नाम? तो स्थानीय कायस्थ पाठशाला में। ठीक है। इतने नीचे दर्जे में उन दिनों दर्जे उल्टे चलते थे। ठीक है। चौथे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, फिर मैट्रिकुलेशन। अच्छा, ऐसा पढ़ाई होती थी पहले। ठीक है। बाबा ने फिर मर्दाने में, पहले देखिए पहले के ज़माने में कैसे होता था, पहले चौथी, फिर तीसरी, फिर दूसरी, अब फिर पहला होता था, उसके बाद मैट्रिकुलेशन मतलब फर्स्ट क्लास होता होगा। बाबा ने फिर मर्दाने में अपनी खाट डलवा ली। खारुए के कपड़े में बंधी किताबों का बस्ता खुलवा लिया। अगल बगल चश्मादानी, कलमदान, हुक्का, चिलम और पीकदान। कभी कभी किताबों के बस्ते की जगह शतरंज की बिसात बिछी होती। एक तरफ बाबा का कोई हमजोली बैठा होता, दूसरी तरफ बाबा मानो 2 वृद्ध बगुले बीच की किसी मछली पर ध्यान गड़ाए बैठे हों। और यह ध्यान तब टूटता जब रसोई से दादी की कलछुल खड़कती, खाना तैयार है की सूचना देने के लिए। पहले जरा धीमे, फिर जरा तेज जोर से, फिर ज़्यादा जोर से। कभी प्रताप नारायण आकर कहते, बब्बा खाना कब से तैयार है। कभी राधा बाहर निकल कर कहती, भोलानाथ रोटी खाए में देर सवेर न करे के चाहिए। घर के बाकी लोगों के लिए मर्दाने की हद लक्ष्मण रेखा थी। बाबा शायद जिस तरह के जीवन के लिए बने थे, जिस तरह के जीवन के लिए पिछले 14 वर्ष से भीतर ही भीतर तरस रहे थे, वह उनको सुलभ हो गया था। और अब सबसे बड़ा आश्वासन यह था कि उनको इसी तरह चले जाना है। बाबा ने अपने संतोष का स्वर्ग कितनी छोटी सस्ती चीज़ों से बना रखा था। उनकी शांति भंग करने वाली कोई चीज़ थी तो वो मेरी दादी की जीभ। यह ठीक है कि तुलसा की शादी करनी थी, बुद्धि को भी कहीं ठिकाने लगाना था, पर बाबा का तो विश्वास था कि जब समय आएगा तब संयोग अपने आप जुड़ जाएगा। दादी के फाय फाय करने से कुछ नहीं होता, और घर में जब 2 लड़कियां ब्याहने को हो तब दादी को नींद कहाँ। वे उठते बैठते कहती, इस घर में तो उल्टी बात हो रही है। कहा है के ही कारण सख नींद पिया, ना घर कन्ना ना
ना घर कन्या बार कुआं। तो ये देखिए ये पंक्तियाँ हैं और आप इनको ध्यान रखिएगा के कारण नींद पिया सखी नींद पियार, ना घर कन्या बार कुआं, है ना। और यहाँ एक छोड़ दो कन्याएं, 2 कन्याएं कुंवार हैं और घर का मर्द कान में तेल डालकर सोता है। तुलसा और बुद्धि का एक एक दिन बढ़ना उनकी व्यग्रता बढ़ा रहा था। वे न खुद सो सकती थी और न बाबा को सोने दे सकती थी। मुझे अपना स्वप्निल प्रणय गीत जीवन की किस भौणी यथार्थता के बीच याद आ गया है। न सो सकूंगा और न तुझको सोने दूंगा। ऐ मन बीने, कवि कला का स्वप्न और यथार्थ को भले ही अलग करके देखें। मुझे लगता है कि जीवन की पूर्णता में दोनों अविभाज्य रूप से सांघिक हैं। ऑर्गेनिक एक की पुकार दूसरे की सिराओं में प्रतिध्वनित होती रहती है, भले ही कुछ क्षीण होकर या बदलकर। जो कल्पनाएं जीवन की वास्तविकता को छू छेड़ न सके उन्हें मैं अफीमची की पिनक से अधिक नहीं मान सकता। जिन वास्तविकताओं का नाद निनाद स्वप्नलोक में जाकर झंकृत नहीं होता उन्हें मैं केवल जग का कोलाहल कलह कहूँगा। है लिखे मधुगीत मैंने होकर खड़े जीवन समर में। तो ये पंक्तियाँ इन्होंने लिखा, क्या लिखा है लिखे मधुगीत मैंने हो खड़े जीवन समर में। कल्पना और यथार्थ के बीच चेतन निर्मित करना कवि के स्वरों का ही काम है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारा यह विचार कैसा लगा है कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और 1 आध लोगों को शेयर ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।